क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा था? वेनेजुएला। और आज वही लोग भिखारी बन चुके हैं। और तुम्हें बताया गया कि ये सोशलिज्म की वजह से हुआ है क्योंकि तुम चूक दिए हो। तो सुनो, 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। यूरोप पूरा बर्बाद हो चुका था और जापान की तो फटी पड़ी थी, इसीलिए उसने सरेंडर कर दिया। और अमेरिका, वो अकेला सुपर पावर बन रहा था। पर उस वक्त दुनिया की 4 टॉप इकोनॉमीज देखो। पहला है अमेरिका, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा वेनेजुएला। हाँ भाई, वेनेजुएला। जब दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, वेनेजुएला पहले से ही पैरों पर खड़ा था। मतलब उसके पास ऑयल पावर हाउस भरा हुआ था। तुम्हें स्कूल में ये नहीं बताया गया कि वेनेजुएला एक टाइम पे अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप्ड था, क्योंकि तुम चूतिए हो। पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब तुमसे एक सवाल है मेरा, अगर वेनेजुएला के पास दुनिया का 17% ऑयल है तो वो आज भिखारी क्यों है? मुझे तुम्हें 2 डेटा पॉइंट्स दिखाने हैं जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। और कुछ भी नहीं, मतलब आंखें ही खोलेगा। पहला डाटा क्या है सुनो। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। वर्ल्ड मीटर पे जाओ, वेनेजुएला टॉप पे है। दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुएला के ही पास है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। पर प्रोडक्शन देखो, अमेरिका टॉप पे है, वेनेजुएला 12th पोजीशन पे है। कुछ समझे दया? हाँ सर। वेनेजुएला के पास दुनिया का 17% ऑयल है, पर वो सिर्फ 1% ऑयल प्रोड्यूस करता है। ये ऐसा है जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास आईआईटी क्लियर करने की कैपेबिलिटी है, पर वो तुम्हारी वजह से फेल हो रही है। 1970 में कराकास वेनेजुएला की कैपिटल है। अमेरिका के शहरों से 2 गुना ज्यादा तेज ग्रो कर रहा था। लंबी लंबी बिल्डिंगें बन रही थी, हाईवे बन रहे थे, कार मैन्युफैक्चर हो रहे थे और उन पर खुशी की लहर भरी पड़ी थी। और आज 8 मिलियन लोग वेनेजुएला से भाग चुके हैं लास्ट 10 साल में। ये लोग अपना घर बार छोड़ करके कोलंबिया में रेफ्यूजी बन के झोपड़ी में रह रहे हैं। और तुम्हें सबसे बड़ी आयरनी क्या है पता है? जिस देश ने उन्हें बर्बाद किया वही देश उन्हें डेमोक्रेसी सिखा रहा है, और वो देश है अमेरिका। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ तो ध्यान से सुनना और स्टेप बाय स्टेप से समझना। एक आदमी को इमेजिन करो जिसके घर के नीचे सोना है पर वो उसे निकाल नहीं सकता। वैसे ही 1914 में वेनेजुएला में तेल का खदान मिलता है। 1920 से लेकर 1930 तक अमेरिका और यूरोप की कंपनी कुत्ते की तरह भागकर वेनेजुएला आती है। एक्सॉन, गल्फ, मोबिल और चेवरन, ये लोग वेनेजुएला का तेल निकाल रहे थे। प्रॉफिट 70% खुद रखते और 30% वेनेजुएला की सरकार को देते थे। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे इंटर होता है 1970 में प्रेसिडेंट चार्लोस एंड्रेस फेरेज का। इस आदमी ने एक सवाल पूछा, अगर वेनेजुएला का तेल है तो ज्यादा प्रॉफिट अमेरिका की कंपनी क्यों ले? फेरिज ने 1 जनवरी 1976 को वेनेजुएला का ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। मतलब समझे, सारे फॉरेन कंपनीज को बोला, बोरिया बिस्तर पैक कर और यहाँ से निकल। PDVSA से बनाया गया, जो सरकार की खुद की कंपनी थी। नेचुरल रिसोर्स इक्वल टू नेशनल हेरिटेज। अब तुम अपने खाली दिमाग में 1 सेकंड रुककर सोचो, क्या फेरेज गलत था? अगर तुम्हारे घर का सोना है तो तुम ही उसका प्रॉफिट क्यों नहीं लोगे? ये सवाल तुम्हें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि ये तुम्हें चूतिया बनाना चाहते थे, इंटेलिजेंट नहीं। अमेरिका कभी तुरंत रिवेंज नहीं लेता, वो डिकेट प्लान करता है। जैसे टाइगर अपने शिकार को देख के वेट करता है, एग्जैक्टली तब अटैक करता है जब शिकार सबसे कमजोर हो। अमेरिका ने वेनेजुएला को 26 में अटैक किया है। प्लानिंग 1970 से चल रहा था। एक लीडर है जो अमीरों से लेता है लेकिन गरीबों को देता है। 1999 में आया हुगो चावेज, वेनेजुएला का रॉबिन हुड। वो आर्मी बैकग्राउंड रखता था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसकी और जनता का फेवरेट था। चावेज की फिलोसॉफी पहले समझते हैं। तेल का पैसा अमीर के हाथों में नहीं, जनता के हाथों में होना चाहिए। चावेज ने क्या किया? पहला ALBA लॉन्च किया। ये साउथ अमेरिका लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का ग्रुप था। क्यूबा फिडेल कास्ट्रो, बोलिविया इवो मोरालेस, इक्वाडोर राफेल कैरिया, निकागोरियस डैनियल ओर्टिगा। मतलब अमेरिका को साउथ अमेरिका से निकाल फेंकना चाहते थे। दूसरा है PDVSA, जो पूरा कंट्रोल कर रहा था।
पीडीवीएसए को एक तरह से मानो सोने का अंडा देने वाला बतख है, जिसने फोर्स किया गरीब लोगों को हेल्थ केयर दो, खाने पीने की दुकानें खोलो, लिटरेसी कैंपेन चलाओ, घर दो और खाने पीने की चीजों में सब्सिडी दो। सब कुछ पीडीवीएसए के पैसे से दो लेकिन। और तीसरा है द स्ट्राइक ऑफ 2002। पीडीवीएसए में दंगा स्टार्ट हो गया था। चावेज का रिएक्शन था, हजारों ऑयल इंजीनियर्स थे और टैलेंट वर्कर को जॉब से निकाल दिया। उसका लॉजिक था, जो मेरे सोशलिस्ट प्लान का हिस्सा नहीं है वो गद्दार है साले। चावेज की सबसे बड़ी गलती क्या थी वो समझते हैं पहले। चावेज का प्लान पेपर में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि तेल का पैसा लो और गरीबों में बांट दो, पर एक बड़ा गलती था। यह प्लान तभी काम करता था जब तेल का प्राइस ज्यादा हो, और अगर तेल का प्राइस गिरा तो पीडीवीएसए का प्राइस भी गिरता है और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम खत्म होता है। और एग्जैक्टली यही हुआ 2008 में फाइनेंशियली क्राइसिस के बाद। डच डिसीज का नाम सुना है? नहीं तो सुनो, मैं सुनाता हूँ तो ध्यान से सुनना। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एक इंडस्ट्री जो पूरी तरह से इकोनॉमी को कैसे बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा शहर इमेजिन करो, लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई फार्मिंग करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई टीचर है तो कोई पुलिस है। एक दिन शहर के पास सोने का खदान मिलता है तो अमीर आदमी माइनिंग कंपनी स्टार्ट करता है, तो उसे ज्यादा मजदूर चाहिए था, तो वो टीचर से बोलता है, मैं तुम्हें 20 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा, तुम माइनिंग करो। पुलिस से भी इसने यही बोला, किसानों से भी यही बोला, तो इसका रिजल्ट क्या था? सब माइनिंग करने लगते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, खेती कौन करेगा? कोई नहीं, पड़ोस के गांव से इंपोर्ट कर लेंगे। और टीचर कौन बनेगा? बाद में देखेंगे यार। पुलिस कौन बनेगा? जरूरत ही क्या है। टाइम के साथ स्मॉल बिजनेस फेल होने लगता है, क्योंकि वो वर्कर को इतना सैलरी नहीं दे सकते और वर्कर की हाई डिमांड बहुत बढ़ गया था और लोकल चीज बहुत महंगी हो गई है। अब पूरा शहर एक इंडस्ट्री पे डिपेंड हो जाता है और वो है माइनिंग। फिर एक दिन पूरा सोना खत्म हो जाता है। तब तक किसानों की जमीन बंजर बन चुकी है, लोगों ने एजुकेशन की वैल्यू भुला दी है, कोई पुलिस बनना नहीं चाहता। ये है डच डिसीज, तो समझे। अब नीदरलैंड के एग्जांपल से समझो। 1950 में नीदरलैंड में गैस मिलता है। 20 साल तक सभी कोई गैस के सेक्टर में काम करते हैं। देश डेवलप्ड हुआ पर बाकी इंडस्ट्री मर चुकी थी। अब वेनेजुएला का एग्जांपल समझो। तेल मिलता है और सब कोई तेल के सेक्टर में काम करते हैं, बाकी इंडस्ट्री खत्म हो चुका है। वेनेजुएला की इकोनॉमी 100% पेट्रो इकोनॉमी बन गया है। जब तक तेल का प्राइस हाई था वेनेजुएला ग्रो कर रहा था। अब तेल का प्राइस गिरता है, वेनेजुएला मर चुका है कुत्ते की मौत से। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और वीडियो पर पहली बार आए हो तो पहले सब्सक्राइब करो फिर लाइक करो। 2008 में ऑयल का प्राइस $140 पर बैरियल था, फिर क्रैश होके $41 पे आ गया और वेनेजुएला वो तबाही की तरफ भाग रहा था, पर असली तबाही अभी बाकी था। सरकार ने इकोनॉमी मैनेज करने के लिए प्राइस कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया। एग्जाम्पल से समझो, दूध का प्राइस 50 रुपये है, उसे फिक्स कर दिया, चाहे इंपोर्ट कॉस्ट 70 क्यों ना हो जाए। और इसका नुकसान कौन भरेगा? आधा सरकार और आधा दुकानदार। पर जब प्राइस 70 से 90 हो जाए और 110 पे आ जाए तो दुकानदार क्या करेगा? ऑब्वियसली सर, स्टॉक खत्म हो चुका है और इसे ब्लैक मार्केट में डबल प्राइस पर बेचेगा। और फिर वेनेजुएला पे एक और मुसीबत आई। 2013 में चावेज का मौत कैंसर से हो जाता है और यहाँ पे इंटर होता है निकोलस मादुरो। हमें पहला लेसन क्या सीखना चाहिए? सोशलिज्म, फ्री बायस और रेवड़ी पॉलिटिक्स। और आज इंडिया में कंपटीशन चल रहा है पॉलिटिक्स पार्टी में, कौन सबसे ज्यादा लॉलीपॉप चुसवा सकता है। वेनेजुएला से हमें सीखना चाहिए। जब तक फ्री का लॉलीपॉप मिल रहा है लोग चूस रहे हैं, और जहां लॉलीपॉप खत्म लोग दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लोगों को आदत हो चुका है फ्री का चाटने का। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है सोशलिज्म का? फ्री स्कूल, फ्री हॉस्पिटल, फ्री फैसिलिटी, ये सब तो अच्छा है, पर एक सवाल है मेरा, ये सब चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हॉस्पिटल फ्री चलाओ, पर डॉक्टर को सैलरी कौन देगा? नर्स को सैलरी कौन देगा? इक्विपमेंट कौन खरीदेगा? सोशलिस्ट पॉलिसी सिर्फ बेनिफिट पे फोकस करता है, फंडिंग पे नहीं। और जब तुम एक बार फ्री प्रोमिस कर दोगे तो तुम उसे वापस नहीं ले सकते, तब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं बचता। तो इसका रिजल्ट क्या बचेगा? सरकार को लोन लेना पड़ता है। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट देखो, अनसस्टेबल लेवल पे पहुंच गया है। जब स्टेट का डेप्ट बढ़ जाता है
टैक्स रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। फ्री स्कूल चलाने के लिए पैसा नहीं है, रोड मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं है। सेकंड लेसन क्या है समझो। अमेरिका सेंसन इक्वल टू मॉडर्न कोलोनिज्म। फॉरेन पावर रिमूव नेटिव रूलर बाय फोर्स। नेटिव कैन नॉट फाइट बैक। फॉरेनर डिसाइड हु रूल्स। दे टेक एक्सपेंसिव रिसोर्स फॉर चीप। नेटिव मस्ट बाय ओवरप्राइज्ड गुड्स फॉर फॉरेनर। नेटिव इकोनॉमी क्रम्बल्स। Native get poor, foreigner get richer. It was called colonialism. The world thought it could not come back. It backs. 2026 में एक जर्नलिस्ट ने यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से पूछा, अब वेनेजुएला का तेल का क्या करोगे? यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, नहीं, हम तेल नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं कि वो यूज कैसे करेगा। मतलब समझे दया, तुम्हारा कोई पर्स चुरा लिया और बोल रहा है मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया, मैं सिर्फ तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम इस पैसे को खर्च कैसे करोगे। अमेरिका एग्जैक्टली यही कर रहा है वेनेजुएला के साथ। और इंडिया, हम अभी भी अमेरिका के आगे सर झुका रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमें डेली बेइज्जती करता है और हम सर एक बार प्लीज मिल लीजिए ना ये बोलते हैं। ये इंसल्ट नहीं तो और क्या है। तीसरा लेसन, इंडिया को क्या सीखना चाहिए। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन से लेकर $1.5 ट्रिलियन किया, रशिया से जहाजें लिया, वेनेजुएला पे अटैक किया। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, तुम्हें गुस्सा कब आएगा? तुम अपने ईगो पे कब लोगे इसे? क्योंकि जब हम चीजों को ईगो पर लेते हैं तब जाके हम कुछ उखाड़ पाते हैं। हमने खुद से अपना न्यूक्लियर पावर बनाया है, स्पेस टेक के लिए इसरो बनाया है, सुपर कंप्यूटर बना लिया है। और जब यूएस ने कारगिल वॉर में जीपीएस देने के लिए मना किया तब हमने NAVIC बनाया है। पॉइंट ये है, जब कोई फॉरेन पावर हमें मॉक करता है तब हम खड़े होकर डेवलप करते हैं। तो सवाल ये है मेरा, तुम अभी चूतिया हो या बनना चाहते हो? तुम्हें ये सब पर्सनली कब लोगे? इन जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, सब बस टेम्पररी इंटरेस्ट रखते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट क्लियर है, हमारा इंटरेस्ट क्या है हमें ये डिसाइड करना होगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, वेनेजुएला सोशलिज्म की वजह से नहीं मरा, वेनेजुएला अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से मरा है। मादुरो करप्ट था, हाँ। चावेज ने मिस्टेक किया था, पर वेनेजुएला की इकोनॉमिक कोलैप्स अमेरिका ने करवाई है। तुमसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें इस वीडियो की वैल्यू समझ आई है तो लाइक करो, टारगेट है 5000 लाइक्स का। अगर तुम और ऐसे स्मार्ट कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि ये नॉलेज हर इंडियन को पता होनी चाहिए। मेरा फाइनल मैसेज है सरकार को, नेता को, डोनाल्ड ट्रंप हमें डेली बेइज्जती कर रहा है, यूएस मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है, वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है और तुम अभी भी उससे भीख मांग रहे हो। ये गोल्डन चांस है इंडिया को दिखाने का कि हम भी ये कर सकते हैं। हमें खुद सेल्फ रिलेट बनना होगा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल को डेवलप करना होगा, ताकि कल अमेरिका हमें ब्लैकमेल ना कर सके, ताकि कल हम पपेट स्टेट ना बन जाए। इंडिया इंडिपेंडेंट है, इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा हर तरह से। तुम्हें पता है सबसे बड़ी आयरनी क्या है? जो देश दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाता है वो खुद 60 से प्लस देशों को बर्बाद कर चुका है। पर तुम्हें ये हिस्ट्री के बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि हिस्ट्री वही लिखता है जो हिस्ट्री को जीतता है। और अभी तक विनर कौन है एग्जैक्टली? अब बोलो, लाइक करोगे या नहीं?